नमस्कार दोस्तों, शिक्षण विधियाँ सामाजिक में मूल्यांकन उपागम हम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 15 मिनट में हम इसका सार गर्भित जो हस्तलिखित नोट्स है उसके माध्यम से अध्ययन करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं शिक्षा शास्त्री मुद्दे सेकंड हमने लिया था और ये सारे टॉपिक हो गए हैं, केवल ये मूल्यांकन बचा है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको शुरू करेंगे और इसकी कंबाइंड पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा लास्ट वाली वीडियो तक, यानी अगले एक सप्ताह तक आप इसका पीडीएफ का वेट करें। हालांकि ये जो एक दो पृष्ठ है ये मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हम पहले थोड़ा सा ये देखते हैं बीएस ब्लूम को, क्योंकि ब्लूम का जो है इसमें जो त्रिपदी है सीखने की वो हम देखेंगे, जो त्रिभुज इसने बनाया है। तो बेंजामिन एस ब्लूम, और ये शिक्षा की त्रिपदी है, जैसे शिक्षण उद्देश्य हो गए और व्यवहारगत परिवर्तन हो गए। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, जो हम कि भाई हमें बच्चों को क्या सिखाना है, ठीक है। और व्यवहारगत परिवर्तन यानी बच्चों ने क्या सीखा और सीखने के अनुभव, तो वो सब चीज़ें जो है ये किसका है, ये ब्लूम का है। उसके अलावा जैसे थोड़ा सा आप ये विकिपीडिया से मैंने लिया है, इस पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। टेक्सोनोमी, इसमें हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, फिर जो नोट्स है उन पे अपन चलेंगे। ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। ब्लूम टेक्सोनोमी, ये शब्द आप याद रखें। टेक्सोनोमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में बनाया गया था। इसके निर्माता महान शिक्षक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है। उन्होंने इसका निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उस प्रपत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका प्रथम उद्देश्य शिक्षा की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं आदि का मूल्यांकन करना था। तो यहाँ आप टेक्सोनोमी ध्यान में रखें, किससे संबंधित है, ब्लूम से संबंधित है। इसमें 3 भाग इसमें आते हैं। एक तो कॉग्निटिव, आप यहाँ देख रहे हैं कॉग्निटिव, और उसके अलावा दूसरा है अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब थोड़ा सा इसको भी अपन देखते हैं, ठीक है। टेक्सोनोमी का मतलब हो गया वर्गीकरण, और ये यहाँ खास ध्यान रखना कि ब्लूम टेक्सोनोमी में उच्च स्तर को प्रभावी ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर निचले स्तर को प्राप्त ना किया गया हो। इसलिए इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ये तो लगभग सभी जो वर्गीकरण होता है उनकी विशेषता ही होती है। तो यहाँ देखो, कॉग्निटिव जो डोमेन है, संज्ञानात्मक डोमेन और बौद्धिक कौशल का विकास करता है 1956, ये सन याद रखना। और इसकी 6 श्रेणियां हैं, ये आप बीएड में पढ़ते ही हैं। ज्ञान, अवबोध या समझ, उपयोग, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम आप और देख सकते हैं। जैसे ज्ञान है तो इसमें आंकड़े याद रखना, वो ज्ञान हो गया, ठीक है। उसके बाद में समझ, ठीक है, उसमें आ जाता है जैसे अनुवाद वगैरह करना। अनुप्रयोग, कोई नई परिस्थिति में उसका प्रयोग करना। विश्लेषण, किसी वस्तु है उसके बारे में ढांचा विकसित करना, अंतर फर्क करना। संश्लेषण, नए अर्थ और ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाना। मूल्यांकन, सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं है, ये इनके 6 जो है ना ये पार्ट, ये आप नाम याद रख लेना इनको। और अब हम चर्चा करते हैं नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों काफ़ी गहन अध्ययन के बाद में इनको तैयार किया है ताकि फटाफट आप रिवीजन कर सकें। मूल्यांकन हिंदी में है मूल्य का अंकन, यानी जैसे मान लीजिए आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने आप एक मूल्यांकन करेंगे, आप अपने आप एक मूल्य देंगे इस वीडियो को कि हाँ वीडियो अच्छा है, अगला और देखेंगे। या फिर आप कहेंगे नहीं ठीक ठाक है, तो जो भी हो मतलब, तो मूल्यांकन हो गया ना, मूल्य का अंकन करना। अंग्रेजी में इवेल्युएशन यानी निर्णय लेना, निष्कर्ष देना, किसी के मूल्य का अंकन करना। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब इसको एकदम पहले सरल भाषा में आपके दिमाग में फिट करो कि मूल्यांकन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो रीट का पेपर हो रहा है, तो आपका मूल्यांकन हो रहा है कि आप शिक्षक बनने के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। और इसी तरह से हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं तो वो मूल्यांकन होता है। अब इस बार कोरोना में परीक्षा नहीं हुई तो मूल्यांकन कैसे होगा, 10वीं के नंबर, फिर 11वीं के नंबर, और फिर सत्रांक, और फिर बच्चों के कमेटी के द्वारा नंबर। तो इस तरह से क्या होता है कि मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है।
मगर यह जो मूल्यांकन है ये तो प्रैक्टिकल है, परंतु ये संकीर्ण है। व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। तो छोटे बच्चों का मूल्यांकन व्यापक हो जाता है। कैसे? जैसे कि केवल टेस्ट नहीं लें, यानी एक देखो आदर्शवादी सोच आप विकसित करो कि केवल टेस्ट नहीं हो, वार्षिक परीक्षा नहीं हो, बल्कि साल भर उनका समय समय पर मूल्यांकन होता रहे और उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका जो व्यवहार है, या उनकी और प्रस्तुतियां हैं, सामाजिक सक्रियता है। अब मान लो कोई बालक वृक्षारोपण में भी आगे हैं, या मान लो साफ़ सफाई में आगे हैं, स्वच्छता है, उसकी अच्छी आदतें हैं, उन सब चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। वो व्यापक मूल्यांकन होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो मात्रा भी हो और गुण भी हो, क्वालिटी भी हो। परिभाषा दांडे करके देख लो। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब हमारे उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा के? शिक्षा का उद्देश्य ये है ना, अच्छा इंसान बनाना, अच्छा लोकतांत्रिक नागरिक जो कामयाब हो सके, रोजगार भी प्राप्त कर सके, नॉलेज भी हो। तो शिक्षा के जो उद्देश्य है, अब अलग अलग कक्षा के अनुसार कुछ अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो वो अब जैसे वही ज्ञान अवबोध वगैरह वो उद्देश्य। अब ब्लूम क्या कहता है? ब्लूम ने 3 पद त्रिपदी दी है। वैसे हर्बर्ट की पंचपदी है ना, वैसे ब्लूम ने मूल्यांकन के, ध्यान रखना, मूल्यांकन के 3 पद बताए हैं, 3 सोपान। एक तो उद्देश्य। देखो उद्देश्य तो सब कार्य में ज़रूरी है, बिना उद्देश्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है अधिगम अनुभव, यानी लर्निंग, शिक्षण प्रक्रिया, प्रोसेस। और एक है मूल्यांकन, यानी व्यवहारगत परिवर्तन। तो व्यवहार में जो परिवर्तन हुए, यानी बालक ने सीखा, कितना सीखा, कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन से। तो शिक्षा के उद्देश्य से मूल्यांकन जुड़ा हुआ है, मूल्यांकन से उद्देश्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे उद्देश्य थे उसके अनुसार मूल्यांकन होगा, और जैसे उद्देश्य हैं उसके अनुसार अधिगम होगा, जैसा अधिगम है उसके अनुसार उद्देश्य विकसित होंगे। तो इस तरह से तीनों जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो आप ये याद रखना, 3 पद किसका है, या जैसे मूल्यांकन का उपागम किसका है? तो ब्लूम ने इस पर विशेष अध्ययन किया है। बाकी तो ऐसे मूल्यांकन तो मान लो परीक्षाएं तो शुरू से ही होती आ ही रही है, प्राचीन काल से ही। अब मूल्यांकन के गुण यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पहले आप याद कर लो, वेदता, विश्वसनीयता, व्यापकता, व्यवहारिकता। ठीक है, ये शब्द आप याद कर लो। निष्पक्षता, विभेदीकरण, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता। अब देखो वेदता क्या है? वेद का मतलब वैलिडिटी। जैसे आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, कहते हैं वैलिडिटी खत्म हो गई। तो जैसे जिस उद्देश्य के लिए अपना मोबाइल लिया था बात करने के लिए, वो अब नहीं हो रही, ये तो मतलब हुआ ना। तो जैसे जिस उद्देश्य हेतु बनाया है, मान लो टेस्ट पेपर बनाया है, उद्देश्य क्या? जैसे मान लो ज्ञान लेना था या कौशल का पता करना था, तो कहने का मतलब उद्देश्यपरकता होनी चाहिए, वो है वेदता। ध्यान रखना, उद्देश्यपरकता। विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ? कि बार बार जांचें, 10 बार कॉपी जंचवा लो, रिजल्ट वही आए, तो वो होना चाहिए विश्वसनीयता या अचलता। ये तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर में संभावना होती है, मगर फिर भी अपना मूल्यांकन ऐसा हो। व्यापकता, व्यापकता का मतलब उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम या फिर जो टॉपिक दिया है वो सारा शामिल हो। अब मान लो मनोविज्ञान में आपके 6 यूनिट है और 1 यूनिट से ही पूरा पेपर बना दें, तो आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? 6 यूनिट से आने चाहिए, और 6 को बराबर वेटेज हो। 6 में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे तो आप खुश होंगे, और 1 यूनिट से आ गए 15 और बाकी से आया 1-1, तो वो व्यापकता नहीं होगी ना। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब हुआ कि समय सीमा जो है वो फिक्स हो। ये नहीं कि पेपर 5 घंटे का बना दिया, प्रश्न दिए 2 ही। ठीक है, इस तरह उनका बच्चों के लायक हो, जिस हिसाब से बच्चे हैं वैसा, विषय वस्तु भी वैसी हो। तो मतलब उनका प्रैक्टिकल चीज़ें हों, व्यवहारिक चीज़ें, और दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हों। निष्पक्ष हो। विभेदीकरण, विभेदीकरण मतलब भेदभाव नहीं है। विभेदीकरण का मतलब है कि प्रश्न इस प्रकार के हो कि कुछ सरल हो, कुछ मध्यम हो और कुछ गंभीर हो। यानी 25-50-25 का अनुपात रहना चाहिए। कैसे? 25 सवाल मान लीजिए 100 दिए, तो 25 या 25% हो सरल, जिससे सारे बच्चे खुश आ जाए कि वाह आनंद आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़े। 50 हो मीडियम ताकि थोड़ी छंटनी हो जाए, और 25 हो एकदम कठिन या कुछ कठिन या गंभीर, ताकि जो गंभीर तैयारी वाले बच्चे हैं, टॉपर हैं, उनका पता लग जाए। तो 100 में से फिर जो डाटा निकलेगा वो सही आएगा। अब सारे 100 के 100 सरल दे दिए तो एक आधा किसी के गलत हो गया, फिर फ़ायदा नहीं होगा, मेरिट बहुत हाई चली जाएगी। उपयोगिता जीवन में और व्यवहारिक जीवन में। वस्तुनिष्ठता, ये याद रखना, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, स्वयं के निजी विचार का कोई प्रभाव नहीं हो, एक ही निर्णय हो। ठीक है ना, तो वो। अब इसमें आप कोठारी आयोग का देखिए परिभाषा हम देखते हैं। कोठारी आयोग जो है 1966 में इसने रिपोर्ट दी थी, और दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। मूल्यांकन एक अनवरत यानी कंटिन्यू, सतत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार ऐसे है कि ये नहीं कि साल में एक ही दिन हुआ। हम बच्चों को रोज़ देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उस हिसाब से अपने दिमाग में छवि बनती है।
तो मौखिक परीक्षाएं भी होती है, प्रायोगिक भी होती है, और आजकल जैसे सीसी है तो उसमें SA1 SA2 इस तरह से। तो यह शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो शिक्षा अधूरी है ना। अब आप सोच लो कि अभी 12वीं के पेपर नहीं होते, एक बड़ी टेंशन हो गई ना कि बच्चों का पता कैसे चलेगा, जो जिन्होंने अच्छी मेहनत की उनका भी और जो घर बैठे थे उनका भी। तो शिक्षण उद्देश्यों से संबद्ध है। उद्देश्य, अब शिक्षण उद्देश्य या मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो देखो, पहली बात, अधिगम हेतु आवश्यक है। मूल्यांकन होगा तभी तो पता चलेगा, तभी बच्चा सीखेगा। परीक्षा नहीं हो तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। अभी प्रेरणा भी मिलती है इससे कि मूल्यांकन होगा, अपना रिजल्ट आएगा। शिक्षक और शिक्षण की सफलता, शिक्षक ने कैसा पढ़ाया। अब जैसे मान लीजिए किसी गुरुजी का रिजल्ट पूरा ही ख़राब रहा तो सब ये थोड़ी कहेंगे गुरुजी ने गजब पढ़ाया, ये होगा कि यार इन्होंने गड़बड़ की है, या फिर इनकी शिक्षण विधि अच्छी नहीं रही होगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों की प्रगति की पता चलता है, जानकारी मिलती है। शिक्षण विधि में हम नवाचार कर सकते हैं, अगर अच्छी रही तो और अच्छा कर सकते हैं, खराब रही तो सुधार सकते हैं। गुणवत्ता का ज्ञान, गुणवत्ता यानी क्वालिटी कैसी रही, उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए भी ज़रूरी है। तो ये है क्या, मूल्यांकन के उद्देश्य, इसलिए ज़रूरी है। उसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण, जैसे मान लो कोई बच्चे कमज़ोर है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ट्रीटमेंट कैसे है, वैसे नहीं, ऐसे मुर्गा बना के नहीं। उपचार का मतलब उनको और पढ़ा सकें, समझा सकें। विशिष्ट बालकों की जानकारी, जैसे मान लो श्रेणीकरण, यानी कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है, किसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसको और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो हम टेस्ट लेंगे तभी तो पता चलेगा। आप कक्षा में गए, पढ़ा के आ गए, महीना 2 हो गए, आपने कभी टेस्ट लिया ही नहीं, या मान लो आपने किसी भी प्रकार का टेस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं कि लिखित हो, मौखिक हो, उसमें बहुआयामी हो सकता है, तो जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछ लिए, स्किल के पूछ लिए, परंतु तभी तो आपको पता चलेगा। अब विशेषताएं क्या है इसकी, मूल्यांकन की ध्यान में रखने योग्य बातें, ज्ञान के जो तीनों पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक यानी सीखने के तीनों पक्ष, ज्ञान सीखा, इमोशन और क्रिया एक्टिविटी, तीनों शामिल हो तभी वो व्यापक मूल्यांकन होगा ना। बालक के आंतरिक और बाह्य पक्ष का ज्ञान, ठीक है, यानी उसका अंदर का व्यक्तित्व है, बाहरी व्यवहार। मूल्यांकन व्यापक और सतत हो। कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन CCE, संपूर्ण व्यक्तित्व के जांच हो। पाठ्य सामग्री प्लस पाठ्य सहगामी। पाठ्य सामग्री का मतलब सिलेबस दे दिया, प्रश्न पूछ लिए, ठीक है, मगर अब मान लो बच्चा उसमें ठीक ठाक है और खेल में बहुत अच्छा है, किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, अच्छा गीत गाता है, बाल सभा में मान लो अच्छा कलाकार है, तो उसकी उन चीज़ों का भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे ये सामाजिक ये होते हैं ना SUPW वगैरह, उनके जुड़ते हैं नंबर, तो उनके जुड़ते नहीं हैं मगर उनके देते हैं, तो वो भी कुछ जुड़ना चाहिए मूल्यांकन में। और क्रमबद्धता हो, सिस्टमेटिक तरीके से चले मूल्यांकन, आंकड़ों का संग्रहण किया जाए, रिजल्ट को रखें ताकि आगे काम आए, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्या, मूल्यांकन की विशेषताएं। तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा आपके, अच्छा लग रहा हो आपको, कमेंट आपके आते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी क्या है दोस्तों, वीडियो समय पे बन नहीं पाता है, मगर आप यकीन रखें अगले 4-5 दिन में ये पूरा करवा देंगे, पहली यूनिट भी। सोपान और चरण, तो शैक्षिक उद्देश्यों का पहले निर्धारण करेंगे हम। मूल्यांकन के लिए पहले उद्देश्य तो होंगे ना कि हम बच्चों का क्या ज्ञान लेना चाहते हैं। फिर अध्ययन अधिगम की प्रक्रियाएँ होंगी, हम उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, फिर हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार, एक तो था लिखित, एक मौखिक, एक प्रायोगिक। प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती है, बाकी ये होती है, आप जानते हैं। व्यापक मूल्यांकन, ये उदाहरण ज़रूरी है कि मूल्यांकन कैसा हो, व्यापक हो और सतत हो। व्यापक का मतलब उसमें सारे पक्ष उसमें शामिल हो। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन, उसके अलावा विद्यार्थियों की अभिरुचि है, उनकी सामाजिकता है, उनका स्वास्थ्य है, उनकी स्वच्छता की आदतें हैं, उनके अनुशासन है, उनकी नियमितता है, ठीक है, शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, उन सब का ज्ञान प्राप्त करना उसमें आना चाहिए, वो व्यापक मूल्यांकन होगा। महत्व क्या है, अब इतना शानदार मूल्यांकन है तो महत्व ही महत्व है इसका। तो एक तो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण इसमें हम दे देते हैं बच्चों को, बच्चों की कमियों का पता चल जाता है, अपनी कमियों का भी पता चल जाता है, भविष्य की योजना बना सकते हैं, और थोड़ी बहुत हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि बच्चा इसमें अच्छी परफॉर्मेंस की आगे ऐसा कर सकता है, पृष्ठ पोषण मिलता है। वेदता का क्या तात्पर्य होता है, अभिप्राय सापेक्षता, ये एक शब्द और नया मिला था इसलिए यहाँ जोड़ दिया, अभिप्राय सापेक्षता। और वेदता आपको समझ में आ गया होगा, उद्देश्यपरकता। व्यवहारगत परिवर्तन का पता लगाना यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन में किसका पता लगाते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि मान लो उसकी नौकरी लगी, उसने बोलना छोड़ दिया, वो नहीं। व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब बालक ने सीख लिया, मतलब उसने व्यवहार में परिवर्तन आ गया। मूल्यांकन प्रविधियाँ, मूल्यांकन की प्रविधियाँ, ये आप ध्यान में रखें। निरीक्षण, जैसे निरीक्षण करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन, वो वाटसन वाला, तो वो भी एक मूल्यांकन का तरीका है। साक्षात्कार से भी मूल्यांकन करते हैं किसी का, भाई जैसे अब बड़े IAS RS के इंटरव्यू वगैरह होते हैं,
तो उसमें साक्षात्कार इसलिए तो रखते हैं कि उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति उस लायक है या नहीं है। प्रश्नावली भी होती है, प्रश्न दी, रेटिंग स्केल होती है, जैसे 1 2 3 4 क्रम देना, चेक लिस्ट भी होती है, अभिलेख जैसे डायरी वगैरह। जैसे मान लो सामान्यतः आप किसी भी व्यक्ति का रजिस्टर निकालो, रफ रजिस्टर, उसके पीछे वाले पृष्ठ पलटो तो उसमें शेरो शायरी, मोबाइल नंबर वगैरह, टाइम टेबल वगैरह लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे भी अपन थोड़ा सा मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षा, ठीक है, परीक्षा है जैसे लिखित, मौखिक आदि सब। तो दोस्तों ये हुआ अपना टॉपिक पूरा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।